नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी सिंह मंत्राज पीसीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली की तरह कुछ जो हमारी जैसे कि पीसीएस की परीक्षा और यूपीएससी की परीक्षा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कुछ आपके क्वेश्चंस जो चर्चा में रहते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों आज हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है जनगणना। दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेंसस। तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना का इतिहास जो है दोस्तों लगातार जो हमारी जो कंटिन्यू जनगणना होती रही है। यह प्रत्येक 10 वर्ष में जो है इसका जो है आयोजन किया जाता है, इसकी जनगणना की जाती है। तो दोस्तों बात करें इतिहास की जनगणना की, तो सबसे पहले बात करें जो है दोस्तों हमें इसकी जानकारी जो है वो दोस्तों हमें इसकी जानकारी ऋग्वेद से भी मिलती है। तो उस समय जो बात करें तो वहाँ से हमको भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग जो है कौटिल्य। अब जानते हो दोस्तों, जो कौटिल्य की एक पुस्तक है इसका नाम है अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र या इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमको इनकी किताब से भी हम कुछ जनगणना जो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर जो है कि किसी भी टैक्स का कलेक्शन, किसी भी विशेष राज्य का टैक्स कलेक्शन करना और इसका जो है पता लगाने के लिए जो दोस्तों हमको जनगणना करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये हमारे एक कह सकते हैं कि हमारे जहन में लाना इसको अनिवार्य है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है तो सबसे पहले जो है जनगणना की शुरुआत जो है बात करें दोस्तों कब, ये 1800 में शुरू की गई। और सबसे पहले शुरू कहाँ की गई दोस्तों, ये शुरू की सबसे पहले आपकी जो है इंग्लैंड में जो है इसने शुरू की। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो है पुर्तगालियों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है एक हमारे यहाँ पर एक गवर्नर थे, इनका नाम था दोस्तों लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पर पहली बार 1872 में जो है जनगणना शुरू की गई। और जिसकी नियमित शुरुआत दोस्तों जो है वो 17 फरवरी और 1881 से, कब 1881 से जो है इसकी जनगणना नियमित की जा रही है। तो दोस्तों हम लोग आइए शुरू करते हैं। तो चर्चा में क्यों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासनिक सीमाओं के अंतिम रूप देने की अवधि जून 2023 तक बढ़ा दी है। दोस्तों बात करें तो हमने देखा क्या कि 2021 में जो है जनगणना शुरू होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 कोरोना के कारण क्या हुआ, इसकी जो है देरी हो सकती है। तो सरकार ने ऐसा कहा है। तो इसको जो है अंतिम जो इसके आंकड़े हैं जनगणना के, हालांकि अभी स्टार्ट कर दिया गया इसको जो है, तो अवधि जून जो है इसको 2023 तक जो है इसका आंकड़ा जो प्रस्तुत करने की इसमें योजना बना रहा है सरकार जो है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर जनगणना के संचालन की, तो यहाँ पर मकान सूचीकरण के चरण, आबादी की गणना राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जिला, कस्बों, गाँव तक तहसीलों में सीमाओं को बदलने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया कि विलंब के निहितार्थ क्या क्या यहाँ पर हैं। जनगणना का उपयोग दोस्तों संसद, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो क्षेत्र आपके हैं उसके लिए भी दोस्तों सीटों का जो बंटवारा होता है, जो निर्धारण किया जाता है, तो उसी के आधार पर किया जाता है जनगणना के अकॉर्डिंग, यानी बात करें तो जनसंख्या के आधार पर। तो दोस्तों बात करें जो यहाँ पर अभी एक आप नाम सुना होगा जो है परिसीमन, इसको डेलिमिशन कहते हैं दोस्तों, परिसीमन। तो परिसीमन जो दोस्तों ये क्यों किया जाता है, क्योंकि विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा जितनी सारी आपकी सीटें हैं उसका जो है बढ़ाना और घटाना जो है दोस्तों वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही होता है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है इसलिए जनगणना की देरी का अर्थ है कि 2011 की जनगणना के डेटा का तब तक क्या करें हम लोग जारी, यही है जो 2011 में हमारी 15वीं जनगणना जो हुई है, कौन सी 15वीं हुई थी आपकी, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो 15वीं जनगणना है इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, ये दोस्तों 2011 में कराई गई थी। और अब जो हमारी जो है 2021 की जनगणना जो है वो दोस्तों वो जो आपकी वो कौन सी होगी, वो 16वीं जनगणना होगी। और दोस्तों जनगणना कराने के लिए क्या होता है, एक महारजिस्ट्रार होता है। कौन, एक महारजिस्ट्रार होता है। और उसके बाद में दोस्तों एक जो है हमारा वो कौन होता है, एक हमारा जो है बात करें तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है एक महारजिस्ट्रार, एक आपका जनगणना आयुक्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों की कई सारे कस्बों, जिलों और आबादी जितनी सारी हमारी है उसका जो है कलेक्शन डेटा जो है और तो करने के बाद ही क्या किया जाता है दोस्तों, वहाँ पर सीटें, ये कौन सी विधानसभा क्षेत्र कितना इसको बढ़ाया और घटाया जाएगा, तो ये जो है इसी के आधार पर किया जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन जो दोस्तों बात करें तो इसका हमने बताया था वर्ष 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने तक जो है संसदीय विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर जारी रहेगा। जैसे कि जानते हो दोस्तों 2001 में
हमने क्या किया था, इस पे जो सेंसस दिए थे और इसके बाद जो है हमने जनगणना की थी, जो उसी के आधार पर क्या किया गया था, सीटों का बंटवारा और उसका परिसीमन किया गया था। तो अब दोस्तों ये 2026 तक क्या होगा, 2001 की जनगणना पर आधारित डेटा जो है उसी के आंकड़ों के अनुसार ही इसमें यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है संभावित रहेंगी। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है कल्याणकारी उपायों पर अविश्वसनीय अनुमान, तो यानी हमने बताया गया कि विलंब आपका जो है हो सकता है। तो सरकार क्या करती है दोस्तों, यहाँ पर जो है नीति कल्याण उपायों को निर्धारित करने के लिए जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सा ये पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी जो, तो वो भी क्या है, एक जनसंख्या के अनुपात में ही उसमें पैसों का बंटवारा करना ये सब पूरा जो है किया जाता था। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे एक सरकार ने जो है खाद्य सब्सिडी जो है कार्यक्रम चलाया है, जिसको बोलते हैं PDS प्रणाली बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, जो आपका सप्लाई होती है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 10 करोड़ लोगों के बाहर हो जाने की संभावना है, क्योंकि सरकार लाभार्थियों संख्या की गणना के उपयोग किए बिना ही अगर करेगी तो क्या होगा, तो उसके जो है 2011 के ही जनगणना के आंकड़े वहाँ पे लिए जाएंगे, क्योंकि नई जनसंख्या कितनी क्या है उसकी आंकड़े जो है लग नहीं पाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि मकान सूचीकरण का प्रभाव, तो यहाँ पर क्या होता है, पूरे देश में आप लोग जानते हैं कि जो है मकान सूची तैयार करना लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, जिसका उपयोग प्रगणक जो है पते को जानने के लिए करता है। दोस्तों यहाँ पर जो बात करें तो अभी इस बार हमने बताया था कि जो पिछली बार हमारी जनगणना हुई थी उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार दोस्तों ये 31 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर और आधार आपका जो है ये नंबर जो है इसमें 2 चीज़ें बढ़ी हुई हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करें जो है यहाँ पर कि जो जनसंख्या गणना 1 वर्ष के बाद हाउस लिस्टिंग घरों की सूचीकरण के बाद होती है, इसलिए जनगणना 2011 है, तो सरकार ने अप्रैल और सितंबर 2010 के बीच ही हाउस लिस्टिंग फरवरी 2011 में जनगणना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें प्रवास, तो यहाँ पर जो है पहले जैसे आप जानते हैं कोविड लॉकडाउन के कारण ही शहरों राजमार्गों के माध्यम में प्रवासी श्रमिकों ने क्या किया, अपने घरों की ओर प्रस्थान किया था। आप लोगों ने देखा था जिनकी क्या हुई, बहुत ज़्यादा उनकी दुर्दशा हुई और सुर्खियों में उसको ला दिया। तो प्रवास की संख्या जो है इसमें कारणों तथा प्रतु पर सवाल उठाए गए, जिसका निराकरण वर्ष 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों के अनुसार नहीं किया जा सकता था। तो सरकार ने इसीलिए सोचा दोस्तों भले ही लेट हो जाए, लेकिन जो है जनगणना को जो है सही से हम पूरा मकान नंबर उनका सब पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और यहाँ पर जातिगत जनगणना का भी प्रावधान किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों पहली बार जातिगत जनगणना जो हमारी हुई थी कब हुई थी, वो आपकी दोस्तों जो है 1931 हुई थी। उसके बाद दोस्तों 2011 में अनुसूचित जाति और जनजाति के अकॉर्डिंग जो है जनगणना की गई। तो इसमें जो है इसी बार जो है दोस्तों बात करें तो जैसे जानते हैं लोग दोस्तों बिहार हमारा तो पहला राज्य है बिहार, जो क्या कर रहा है जातिगत जनगणना इसने उसमें आप शुरू कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों OBC वर्ग को भी क्या हुआ अलग जो है जाति के आधार पर ही वहाँ पर जनगणना होगी। तो ये भी दोस्तों आपकी जो है एक अच्छी खबर है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें जो है किसी समुदाय का तत्कालिक फोटोग्राफिक चित्र या स्थिति प्रदान करती जो किसी विशेष समय पर मान्य है। तो बात करें दोस्तों आवृत्ति मीन्स समय होता है दोस्तों कि इसका समय जो है कितने समय में जनगणना होती है। तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष की जो है अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो दोस्तों भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना जो है 1830 में ढाका में हेनरी वॉल्टर, ये इसमें आप वायसराय था, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसको यानी बात करें तो ढाका में सबसे पहले जो है पूरी जनगणना हुई थी। लेकिन जो दोस्तों ने बताया था कि आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान ही 1872 में भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी। दोस्तों बात करें यानी नियमित अंतराल पर जो है जनगणना नहीं थी, इसलिए उसको गैर समकालीन जो है जनगणना कह दिया गया। दोस्तों पहली जनगणना जो नियमित जनगणना इसको बोला जाता है वो 1881 में भारत के जनगणना आयुक्त उसमें कौन थे, WC प्लाडेन जो है इनके द्वारा संपन्न कराई गई थी। तब से निर्बाध रूप से हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। तो ये दोस्तों खास ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है जो हमारे कई देशों में हर 10 साल पर जो है क्या होता है, जैसे कि USA है, ब्रिटेन है हर 5 साल, कनाडा और जापान। तो यानी भारत में हर 10 साल, और ये भी आपको ध्यान रखना संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे भी 10 साल पर और ब्रिटेन में भी 10 साल पर। लेकिन 5 साल वाले जो राज्य आपके देश हैं वो कनाडा है, जापान है, कुछ अन्य ऐसे ही देश जो हैं इनकी जनगणना इसी सालों पर जो है 5 साल या 10 साल पर कराई जाती है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है हमारा जो नोडल मंत्रालय जो है आपका, उसके द्वारा जब 10 की जो जनगणना गृह मंत्रालय के पंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल द्वारा इसको आयुक्त किया जाता है कार्यालय द्वारा। 1951 तक दोस्तों प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ यानी एडॉक आधार पर जनगणना जो है संगठन की स्थापना की गई थी। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है जनगणना, अच्छा जनगणना की और आप लोग ध्यान देंगे कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है दोस्तों, ये हमारी दोस्तों संघ सूची का विषय है। किसका, ये आपका जो है संघ सूची का विषय है। ये आपको
दोस्तों ध्यान रखना है कि संघ सूची मीन्स केंद्र सरकार वाली जो लिस्ट बनाती है पूरा जो है जितनी आपकी जो योजनाएं तैयार करती है संघ सूची यानी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, तो उसी का जो है विषय है हमारी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है कि जो अधिनियम जो है, इस अधिनियम के लिए बिल को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निर्देशित किया गया था। जनसंख्या दोस्तों जो आपका जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद हमने 246 के तहत जो है संघ सूची का विषय जो मैंने बताया आपको भी, यह संविधान की 7वीं अनुसूची क्रम संख्या 69। दोस्तों जैसे कि कुछ धाराएं होती हैं उसी टाइप से क्या होता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की धारा जो आपकी क्रम संख्या 69 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों सूचना एवं बात करें दोस्तों जो है यहाँ पर हमने बताया कि आपको कि जो इसको कानूनी रूप से अगर बात करें तो दोस्तों आपकी क्रम संख्या 69 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों यहाँ बात करें सूची की गोपनीयता, जो संख्या की जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी इतनी गोपनीयता होती है, यह न्यायिक विषयों द्वारा न्यायालय में इसको प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। तो उसकी दोस्तों बात करें तो जनगणना अधिनियम ये हमारा जो है 1948 इसी के द्वारा दोस्तों क्या होते हैं हमारे यहाँ पर लगातार जनगणना हो रही है, प्रत्येक 10 साल पर उसमें जनगणना हो रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कोविड-19 के कारण देरी हुई है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है इसके लिए जो है सार्वजनिक और जनगणना अधिकारियों को दोनों है तो इसको दंड निर्दिष्ट करता है। तो हमने बताया कि दोस्तों 2011 की जनगणना की विगत जनगणना तुलना है, तो यहाँ पर हमने बताया कि बहुत सारे डाटा ऐसे एकत्रित करना, उसको कलेक्ट करना, जनगणना निगरानी करना, प्रबंधन पोर्टल जनगणना विधियों में शामिल है। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बहुभाषा समर्थन प्रदान करने हेतु एकल स्रोत के रूप में ये कार्य करेगा। दोस्तों और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के किसी व्यक्ति और परिवार में रहने वाले सदस्यों की जानकारी जुटाई जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आपको। पहली बार जो इसमें जो हमारा तीसरा जो थर्ड जेंडर है जिसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर समुदाय जो है, इनकी भी जो है किसी व्यक्ति और परिवार में रहने वाले संख्या कितनी है, इनकी जनसंख्या पूरे देश में कितनी है, इसका भी आकलन किया जाएगा। दोस्तों बात करें पुरुष और महिला के लिए केवल एक पंक्ति यानी इसमें कॉलम था, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका महत्व तो ये है कि जिसमें बात करें दोस्तों भारतीय जनसंख्या कई पहलुओं पर सांख्यिकीय आंकड़ों का सबसे व्यापक एकल भारतीय जनगणना है। दोस्तों बात करें सुशासन, तो यहाँ पर बात करें दोस्तों जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग सरकार जो है द्वारा प्रबंधन योजना और नीति निर्माण के साथ साथ कई कार्यक्रमों में प्रबंधन मूल्यांकन के लिए किया जाता है। जैसे हमने बताया 2023 में सरकार ने कह दिया है 2023 के लास्ट तक क्या करेंगे, हम आपको आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें हमने कुछ हमारी जो हमने बताया था संसद है, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व के आवंटन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमने बताया था कि जनगणना के आधार पर ही यानी क्या कर पाएंगे, हम जनसंख्या को निर्धारित कर पाएंगे, देख पाएंगे कितनी हुई है जनसंख्या, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा राज्यसभा में, संसद में कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा जो जितने भी सारे सदस्य होते हैं और विधानसभाओं के और जो आपके स्थानीय प्राधिकरण हैं उनके द्वारा जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित होने वाली सीटों की संख्या भी जनगणना के परिणामों द्वारा जिसको निर्धारित किया जाएगा। तो अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति जो आपके लिए सीटें पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर आरक्षित होंगी। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करें व्यवसायों के लिए बेहतर पहुँच, जनगणना डेटा व्यवसाय उद्योगों के लिए योजना बनाने और उनके संचालन के लिए या भी बाजारों को विस्तारित कर सके, तो ये भी इसमें जो है खासकर जो बात करें तो अच्छी जानकारी हमको प्राप्त मिलेगी। वित्त आयोग जनगणना के आंकड़ों से उपलब्ध डेटा के आधार पर ही राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि हमने बताया था चाणक्य की जो बुक है जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स यानी या जो उनका राजनीति विज्ञान जो है, तो उसमें जो है दोस्तों बात करें तो कि डेटा जो हमको उपलब्ध होगा तभी हम राज्य को क्या कर पाएंगे, कोई भी सुविधाएं प्रदान करवा पाएंगे। दोस्तों ये हमारी जो है आज की बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी जानकारी थी। तो ऐसी जानकारी दोस्तों जो चर्चा में रहती है हम लोग उसको जो है दोबारा फिर लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।